हेलो एवरीवन। देखिए, कल के लेक्चर में हमने बात करी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड लिविंग ग्रुप, है ना। तो किस तरह से लिविंग ग्रुप को आप आइडेंटिफाई करते थे, टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप निकालना चाहिए करते हैं। उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कितने टाइप के आपके पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से रे डायग्राम बना रही हूँ। SN1 पहला क्या पढ़ेंगे हम, SN1 की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे SN2, उसके बाद हमारे पास में आता है SN1 प्राइम, ठीक है, देन SN2 प्राइम, SNI, अभी सबके फुल फॉर्म बता रही हूं मैं, और SNNGP। ये इतने टाइप की आपके पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें हमारे पास में SN1 और SN2 बहुत ज्यादा काम की है। अगर आप SN1 SN2 को जो समझते हैं तो आपको आगे की जो रिएक्शन है वो भी बहुत हद तक समझ में आ जाएगी इजीली। तो SN1 SN2 SNI एंड SNNGP अपने सिलेबस में है। तो आपके पास में जो SN1 है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, देखो यहाँ पे SN जो होगा ना, N फॉर न्यूक्लियोफाइल है और S यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, और 1 क्या बताएगा, यूनिमोलिकुलर। तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा इसका, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तब मैं ये भी बताऊंगी कि इसे यूनिमोलिकुलर क्यों बोला गया है। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफिलिक लिखना भूल गई। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका भी नाम सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन ये 2 यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है बाइमोलिकुलर। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। मैं रिएक्शन को पूरा नहीं लिखती हूँ, RXN लिखती हूँ। तो जब भी आप RXN देखेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। अब SN1 प्राइम और SN2 प्राइम, तो प्राइम के रिस्पेक्ट में वो यूनिमोलिकुलर एंड बाइमोलिकुलर ही होगा। SNI इसका नाम हो जाएगा आपका इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड लास्ट में हमारी आती है SNNGP, जिसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसका फुल फॉर्म NGP। N का मतलब है यहाँ पे नेबरिंग, G मतलब ग्रुप, और P फॉर यहाँ पे है पार्टिसिपेशन। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेबरिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम हो गया इसका, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जल्दी से टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इनके सबके नाम नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम सबसे पहले SN1 के साथ में डील करने वाले हैं, और SN1 का फुल फॉर्म क्या है आपका, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास में जो यूनिमोलिकुलर वर्ड आया है, इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोला गया है, सबसे पहली बात है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एक होता है रिएक्टेंट और उसके साथ में रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है। तो जब भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक के मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी तो उसे हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। तो यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगी तो एल्काइल हैलाइड का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ सपोज, तो आपका रिएक्टेंट कौन हो गया, एल्काइल हैलाइड, और रिएजेंट यहाँ पे कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर। समझ में आ गई बात। तो पहली बात तो ये थी कि इसे यूनिमोलिकुलर क्यों बोला गया। अब एक जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को SN1 और SN2 में, कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन होती है, राइट। तो और जो आपकी जो SN2 होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो आप 1 एंड 2 देख के, मतलब मैंने बोला SN1, तो 1 देख के बच्चों को क्या लगता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी,
और SN2 में 2 देख के लगता है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी, जबकि होता है इसका उल्टा है। ये स्टेप को नहीं बताता है, ये मॉलिक्युलरिटी को बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि SN1 और SN2 का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। SN1 का पहला एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग ये है कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकिंग करना। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आपके पास में कोई एक एल्काइल हैलाइड आया, सॉरी इस तरीके से, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड हो गया आपका? ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। और जब इसकी रिएक्शन में वाटर के साथ में कराते हूं तो आपको यहां पे एक प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल। मैकेनिज्म के थ्रू बात करेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म हुई होगी। तो जैसे कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का निकलना होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे आपको Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू पूरी रिएक्शंस को समझाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि CH3 आपके पास में जो एल्काइल हैलाइड था उससे सबसे पहले Cl निकला होगा, और Cl निकला होगा तो कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ होगा, क्योंकि Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकला। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन बनेगा? कार्बोकेटाइन। ये आपकी स्टेप 1 थी, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही हमारा RDS होता है। RDS क्या है यहाँ पे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जब कार्बोकेटाइन बन गया तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इस कार्बोकेटाइन पर वाटर का अटैक होगा। तो सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अटैक ऑफ वाटर। और जब वाटर का अटैक होगा तो आपके पास में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। ये वाटर पूरा कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर वाटर फिर से आएगा और इस H को खींच के ले जाएगा, मतलब डीप्रोटीनेशन हो गया। और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाता है एल्कोहल। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे जो आपने वाटर लिया है इसका रोल क्या है। ये आपका सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। अगर आपका ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल रहा है और वाटर इसके ऊपर जाके अटैक कर रहा है, अगर आपने यहाँ पे वाटर नहीं लिया होता, कोई और सॉल्वेंट लिया होता, ये सॉल्वेंट आपको पता है कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में देखा था कि वाटर एक क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? जैसे ही Cl माइनस मतलब जो लिविंग ग्रुप आपका निकला है उसको चारों तरफ से सॉल्वेट कर लेगा, घेर लेगा। मतलब अगर ये इसको घेरा नहीं जाएगा तो अगेन क्या हो सकता है? जैसे ये अलग हुआ, ये कार्बोकेटाइन पे फिर से ये भी अटैक कर सकता था अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाता। लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिया है? सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। तो इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से ये Cl माइनस चारों तरफ से घिर जाएगा, फिर से रिवर्स अटैक नहीं करेगा। मतलब आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से रिएक्शन नहीं जा पाएगी और वाटर इजीली अटैक कर लेगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए जो सॉल्वेंट आपने यूज करना है वो हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है। मतलब एनी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस SN1 रिएक्शन। आई बात समझ में? इसको नोट करो, इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। तो अभी हमने SN1 रिएक्शन को विद एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड के थ्रू समझा विद मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी भाई, है ना। तो अगर आपसे कभी भी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात की जाए तो कुछ बातें याद रखो कि हम मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस की, अगर वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस है तो हम उसे डिटरमाइन या डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपकी जो SN1 रिएक्शन थी ये मल्टी स्टेप रिएक्शन थी, जैसे कि हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन था, देन सेकंड स्टेप में आपका अटैक ऑफ वाटर था। तो ये मोर देन वन स्टेप रिएक्शन हो गई थी। तो ओवरऑल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, मतलब RDS का जो स्टेप था उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ RDS क्या हो जाएगी, 1। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ RDS is 1, but molecularity of overall reaction cannot be defined। क्या मेरा पहला पॉइंट समझ में आ गया? Molecularity of RDS is 1, but molecularity of overall reaction cannot be determined। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है रेट, कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इसे हमने यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोला है ना, तो आपकी जो रेट होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ Rx के ऊपर डिपेंड करेगी। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Rx। सेकेंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का आपका ये रहा। फिर अगर हम बात करें कि आपके पास में देखा कि जो SN1 रिएक्शन का मैंने एग्जांपल देखा था, तो कार्बोकेटाइन बन रहा था ना। तो जब भी आपका किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो रीअरेंजमेंट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, रीअरेंजमेंट करोगे। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कैन टेक्स प्लेस। क्यों? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS। मतलब ये हमारे पास में क्या था, आपका कार्बोकेटाइन बन रहा था RDS में, और अगर हम उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं वाया रीअरेंजमेंट तो हम उसे रीअरेंजमेंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट आपका होगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, देखिए हमने बात की थी कि यहाँ पे एक CH बॉन्ड, मतलब एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूट रहा था और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा था। एग्जांपल में क्या देखा था, एल्काइल हैलाइड लिया था और एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था। इट मींस आपके पास में वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए SN1 रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। समझ में आ गई बात, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है ना। वीक बॉन्ड से जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे आपके SN1 रिएक्शन के। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपका होगा नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या मतलब है इसका, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड से ये मतलब है कि जैसा कि हमने देखा कि SN1 रिएक्शन में आपका कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो रहा था, है ना। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर आपके पास में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड आता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 3 डिग्री में। तो यहाँ पे आपके पास में 3 डिग्री Rx की रेट सबसे ज्यादा होगी, देन 2 डिग्री Rx, देन 1 डिग्री Rx। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड का नेचर क्या है, मतलब लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद में वो कौन से टाइप का कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड कौन कौन से हैं आपके पास में, एक है आपके पास में PHCH2Cl,
बी है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। सी में है हमारे पास में CH3CH3Cl एंड डी है हमारे पास में CH3CH2Cl। ये चार आपके पास कंपाउंड है, उसमें पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कीजिए। अब आपको क्या करवाना, सब में हाइड्रोलाइसिस ही करवाना है भाई, है ना। तो अब क्या करोगे, लिविंग ग्रुप निकालो, मतलब जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, लिविंग ग्रुप निकालो और लिविंग ग्रुप को निकालने के बाद में कार्बोकेटाइन का जनरेशन करो एंड जो फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन होगा उसकी स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करो। तो अगर मैं ए में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा भाई, ये क्या हो गया आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा वो होगा ये वाला, लिविंग ग्रुप निकलने के बाद में, तो ये एलाइलिक हो गया। सी में जब कार्बोकेटाइन निकलता है, सॉरी Cl निकलता है, तो कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा वो कौन सा हो गया आपका 2 डिग्री का। फिर अगर हम डी की बात करें तो डी में आपका जो कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा वो ये होगा 1 डिग्री का। अब देखिए ये वाला है आपका बेंजाइलिक, ये है हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और यहाँ पे आपका बन रहा है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसकी सबसे ज्यादा होगी, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये पीएच क्या है यहाँ पे, एक बेंजीन रिंग होगी, मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इन चारों में से कौन स्टेबल होगा, बेंजाइलिक। अगेन यहाँ पे जीओसी का फंडा यूज करना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए। ये है आपका एलाइलिक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किस में आ रहा है, कॉन्जुगेशन में, मतलब रेजोनेंस में जाएगा, मतलब इसके बाद में एलाइलिक कार्बोकेटाइन आएगा, उसके बाद में आपका 2 डिग्री का आएगा और देन आपका 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था यही आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये विद एग्जांपल अपन ने देखा। कौन क्या हो सकता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मैंने मैकेनिज्म को समझाते टाइम में बताया था कि सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, राइट। Cl माइनस निकला था तो मैंने बताया था कि H2 इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, सॉल्वेट कर लेगा, और उस सॉल्वेशन के लिए ही हमें क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे लिए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो SN1 के लिए जो सुटेबल प्रोडक्ट होगा, सॉरी सुटेबल सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जिसे पहले ही इसका नाम बताता है कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और रेट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ RX के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से क्या इंडिपेंडेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, इंडिपेंडेंट। हम यहाँ क्या लिख लेंगे, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सुटेबल लो टेम्परेचर। तो SN1 रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर होगा वो होगा हमारा लो टेम्परेचर। और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, चार तो ये हो गए। फिफ्थ वन होगा हमारे पास में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो हमने ये स्टार्टिंग में बताया था, बेटर द लिविंग ग्रुप
more will be the SN reaction. तो चाहे आप SN कौन सी भी रिएक्शन करो, चाहे SN1 करो, SN2 करो, सभी में आपको जो लिविंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए. तो बेटर द लिविंग ग्रुप, more will be the rate of reaction. और लिविंग ग्रुप बेटर होगा या नहीं होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए अपने को जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी चेक करते हैं. ये हमारे थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1 रिएक्शन. तो SN1 रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप नोट करें और सोल्व करें. जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा तो मैं इसके आंसर बताऊंगी, इसे नोट कर लें अच्छे से.